तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं और इसमें हम लोग 1 मार्च की करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे पहला है कि आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना के 72 साल बाद पहली बार कोई महिला मुख्य न्यायाधीश उनको मिलेंगी। ठीक है, और कौन है ये महिला? इनका नाम है जस्टिस लीसा गिल। जस्टिस लीसा गिल इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज रह चुकी हैं, तो इनका नाम याद रहना चाहिए। और अब ये कहाँ की चीफ जस्टिस बनने वाली हैं? आंध्रा हाईकोर्ट की। अभी वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट्स हैं बताइए? 25। 25। ओके, वेरी गुड। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाईकोर्ट है? दिल्ली का है ना, इसको पटियाला हाउस के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं किसी भी हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति की जो बात है वो संविधान के अनुच्छेद 217 में बताया गया है। और इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, 217 आर्टिकल। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। बस हमारे लिए इतना जरूरी है, आगे का न्यूज जरूरी नहीं है। आपको ये बताना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है और ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, क्या अंतर है ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड में? किसी को आइडिया है तो बताइए। ग्रीन फील्ड जो पहले से रहता है उसको डेवलप करना रहता है। ठीक है, और ब्राउन फील्ड नया बनेगा। हाँ देखिए, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि हरी भूमि है। ठीक है, ग्रीनरी वाला, पेड़ पौधा है, घास वगैरह है, सब कुछ लगा हुआ है, नदी वगैरह है। तो इन सब जगहों पर जो है ना, इसको काट कर इसको फिर से रीडेवलप करके जो है किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब जीरो से शुरू होता है, ग्रीन फील्ड पे कोई भी चीज शुरू होती है जीरो से, तो उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं। ब्राउन फील्ड मतलब क्या हुआ कि पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको और अच्छे से डेवलप किया जाएगा, उसके लेंथ को बढ़ाया जाएगा, उसमें और भी नई चीजों को जोड़ा जाएगा, तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और यूपीएससी में एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, 3-4 योजना का नाम दे दिया था और बोला था कि इन सब में कौन सा ग्रीन फील्ड परियोजना है। तो बीपीएससी भी अगर उस लेवल पे जाता है तो हम लोगों को कम से कम ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ग्रीन फील्ड क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत व यूरोपीय संघ ने एक दूसरे को 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने पर सहमति जताई। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है कि कोई भी देश जब मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में आता है तो क्या होता है ना कि सामने वाले देश को उसके व्यापार जब करेगा ना वो देश, तो उसको कुछ प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, यही होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि यूरोपियन यूनियन को 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार जो है वो राजस्थान के 3 गांव का नाम बदला है। अब ये न्यूज हम लोगों के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको माउंट आबू का नाम आ गया। और माउंट आबू जो है वो इंडियन लेवल पे, मतलब भारतीय स्तर पर बहुत बहुत परिचित एक जगह है कि नहीं? इसके अलावा एक टूरिस्ट प्लेस भी है, इसके अलावा वहां पे मंदिर वगैरह भी है, तो इस कारण भी चर्चा में रहता है। जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक डेस्टिनेशन है। तो चूंकि हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है, इसलिए गांव होने के बावजूद भी इसका नाम हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले माउंट आबू है कहाँ? तो ये राजस्थान में है। क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये अरावली माउंटेन रेंजेस का सबसे ऊंचा पहाड़ी है। ठीक है, माउंट आबू। इसके अलावा माउंट आबू का नाम बदल के अबूराज कर दिया गया है। क्या? अबूराज। इसके अलावा कमा नाम का एक गांव है, इसका नाम कामवन कर दिया गया है। और जहाजपुर का नाम जो है वो बदलकर यज्ञपुर कर दिया गया है। तो यज्ञपुर और कामवान वगैरह नहीं भी याद हो तो चलेगा, लेकिन माउंट आबू का नाम अबूराज हो गया है, ये पता होना चाहिए। आप लोग ये बताइए, माउंट आबू में एक मंदिर है जो बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? माउंट आबू के मंदिर का नाम जी बताइए। दिलबरा का जैन मंदिर है। दिलबरा का जैन मंदिर, बिल्कुल है ना, इसको याद रखना है। इसके अलावा माउंट आबू में ही जो है आपको ब्रह्मा कुमारीज का हेड क्वार्टर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बीएमसी ने सर्वसम्मति से अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरे गाने अनिवार्य कर दिए। आपको पता होगा वंदे मातरम को गाने के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया था। 3 मिनट 10 सेकंड में गाना था, इसको गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है,
तो बीएमसी जो है, बॉम्बे का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो जो है इसके सभी 6 अंतरों को गाना अनिवार्य बना दिया। तो ये न्यूज याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आईएनएस अंजदीप। तो आईएनएस अंजदीप जो है एक नई डॉल्फिन हंटर युद्ध पोत है। डॉल्फिन हंटर क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे, अभी बस याद रखिएगा आईएनएस अंजदीप के बारे में। ये है क्या, तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। सैलो वाटर मतलब, सैलो मतलब क्या होता है, छिछला पानी, जहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं हो, ठीक है ना, उसको सैलो वाटर कहते हैं। और एंटी सबमरीन मतलब क्या, कि सबमरीन को ढूंढने वाला, उसको पता लगाने वाला और उसको उस पर मारक हमला करने वाला, यही होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। नाम क्या है, आईएनएस अंजदीप। तो चेन्नई में इसको कमीशन किया गया है और ये 8 जहाजों की परियोजना का तीसरा पोत है, यानी इससे पहले भी 2 और पोत आया होगा, उसको ढूंढेंगे हम लोग बाद में। ठीक, अंजदीप ही नाम क्यों पड़ा है, तो उसका कारण है कि कर्नाटक के अंजदीप के नाम पर है। कर्नाटक में एक द्वीप है अंजदीप नाम से, उसी के नाम पर जो है ना इसका नाम आईएनएस अंजदीप रखा गया है। 1961 में गोवा मुक्ति अभियान में जो अंजदीप द्वीप है वहां पर नौसैनिक कार्रवाई हुई थी, इसलिए ये फेमस है और अंजदीप इसका नाम पड़ा है। तो इतना याद रखना है। डॉल्फिन हंटर क्या होता है, तो इसको इस तरह समझिए कि डॉल्फिन जो है ना ये काम कैसे करता है, डॉल्फिन अंधा होता है लेकिन सुपरसोनिक साउंड को यूज करके जो है वो शिकार करता है कि नहीं। तो उसी तरीके से जो ये है ना सैलो वाटर वारक्राफ्ट आईएनएस अंजीर, ये उस सुथले पानी में जो बहुत सारे पनडुब्बियां होती हैं, वो दिखता तो नहीं है लेकिन ये क्या करेगा, यही हाइपरसोनिक साउंड वगैरह को यूज करके जो है इसको ढूंढेगा, पता लगाएगा और हमला करेगा। तो हमको बस नाम याद रखना है, आईएनएस अंजदीप। अगला न्यूज देखते हैं, क्या है आईमैक। आईमैक हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें नया देश कौन सा जुड़ा है, कौन सा देश जो है वो आईमैक में जुड़ा है। मिस्र और साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, मिस्र और साउथ अफ्रीका के कुछ देश इसमें जुड़े हैं, ठीक है। तो बस उसी के बारे में दिया गया है, कुछ खास नहीं है इसमें। अगला न्यूज क्या है, गूंजे की जनजातीय विरासत, कला, परंपरा व रोजगार का होगा महापर्व। इस आदमी को याद करिए, है ना, ये कौन है, तो हमारे जनजातीय मंत्री हैं, इनका नाम है जुअल ओराम, ठीक है। बताइए तो किस राज्य से आते हैं ये जुअल ओराम, किस राज्य से आते हैं ये, लोकसभा में कहां से चयनित होते हैं, उड़ीसा से, ठीक है। जुएल ओराम इनका नाम है। तो अभी दिल्ली में जो है ना एक नया प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है और वो लगभग 1 महीने चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों को याद रखना है। दिल्ली में 2 मार्च से 1 महीने तक जनजातीय महोत्सव चलेगा, जिसमें 1000 से अधिक जनजातीय कलाकार और शिल्पकार भाग लेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो ये है 705। मतलब 705 जनजातियां जो हैं वो भारत सरकार के लिस्ट में अधिसूचित हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा पीवीटीजी का संख्या कितना है बताइए, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसकी संख्या कितनी है वर्तमान में। पीवीटीजी ये बजट वगैरह में चर्चा में था, ये टर्म 2023-24 के बजट में, ठीक है। तो भारत में जो है 75 पीवीटीजी हैं। अब ये होता क्या है, तो अभी हम आपको बताएं कि भारत में कुल जनजातीय जो लिस्टेड है भारत सरकार के साथ वो 705 है। इसमें से 75 ऐसे जनजातियां हैं जो भारत सरकार ने उसको चिन्हित किया है और इसकी स्थिति बहुत खराब है ना। मतलब वैसे तो भारत में जनजातियों की स्थिति खराब है ही, लेकिन उसमें से भी 75 ऐसी जनजातियां हैं जिनकी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो उसी को पीवीटीजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, ये अभी आपने बताया ईरान और इजराइल का और अमेरिका का जो झगड़ा चल रहा है, तो उसी से संदर्भ में न्यूज है कि हार्मुज जल डमरूमध्य जो है, अगर उस पे जो है ईरान रोक लगा देता है तो तेल आवागमन बाधित हो जाएगा, जिससे पेट्रोल और जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। अब ये न्यूज हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जरूरी है ये समझ लीजिए। ईरान पर 2 देश मिलकर हमला किया है, नाम है अमेरिका और इजराइल। अमेरिका जब ईरान पे हमला कर रहा है तो उसका नाम दिया है एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। फिर इजराइल जब ईरान पर हमला कर रहा है तो इसका नाम दे रहा है रोरिंग लायन, ठीक है। पिछली बार इजराइल जब ईरान पे हमला किया था तो उसका नाम दिया था राइजिंग लायन, ठीक है, राइजिंग लायन। और इस बार नाम दिया है रोरिंग लायन, ठीक है।
और ईरान जो है उसके जवाब में कार्रवाई किया है, और ईरान जो है यूएसए के बहुत सारे सैन्य ठिकानों पर और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, और इसका नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अब ये युद्ध की क्या स्थितियां हैं इसको आगे के कुछ आर्टिकल्स में देखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे दो चीजें मैप वर्क है, जैसे बब अल मानदेव। ठीक है, तो अभी जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का कारण क्या है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। युद्ध का कारण क्या है, देखिए इजराइल और यूएसए ये दोनों मिला हुआ है, ईरान पे हमला कर रहा है। अब ईरान पे जो है ना, ये इजराइल ऐसा क्या कहते हैं कि पॉइंट करता रहता है, बताया है ऐसा कि ईरान जो है ना ये अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। तो इसी कारण से जो है पहला ऑपरेशन किया था जिसका नाम था रोरिंग लायन, सॉरी राइजिंग लायन। ठीक है, और इस बार फिर से जो है न्यूक्लियर वेपन के कारण इस पे हमला किया है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, ईरान जो है ना वो सिया कंट्री है। ठीक है, सिया मानने वाले मतलब लोगों का देश है, और कट्टरपंथ भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे ईरान में। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इजराइल जो है उसको देखना नहीं चाहता है। अभी हम आपको 2-3 दिन पहले बताए भी थे कि इजराइल जो है वो एक नया हेक्सागन नाम का एक वो भी बना रहा है कि नहीं, जिसमें भारत को भी शामिल होने के लिए न्योता दिया था। तो उसमें भी याद कीजिए क्या बोला गया था कि जो सिया को जो है ना मानने वाले या कट्टरपंथ देश हैं उसके खिलाफ हेक्सागन बनाया जा रहा है। तो दूसरा तो कारण ये है कि यहाँ पर जो सिया धर्म को मानने वाले जो कट्टरपंथी थे उनके विरोध में चलाया गया था। तीसरा क्या है कि जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से इजराइल एक सुपर पावर है या डेवलप हो रहा है, उसी तरीके से ईरान भी डेवलप हो रहा है। तो आपस में जो है ना एक ही क्षेत्र में दो देश बहुत ताकतवर हो जाता है, तो इस तरह का झगड़ा देखने के लिए मिलता है। अब अमेरिका इसमें क्यों कूद रहा है, तो अमेरिका पता होगा आपको कि ये डेमोक्रेसी जो होता है, लोकतंत्र, उसका जो है ना झंडा वाहक है ना, कहता है जहां भी डेमोक्रेसी होगा उसका झंडा वाहक ये है। तो ये क्या करता है कि इसको जहां कहीं भी दिखता है कि डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोगों के मानवाधिकार पर खतरा हो रहा है, तो ऊपर से चला आता है हमला करने के लिए कि भाई तुम्हारे यहाँ ऑटोक्रेसी है, बहुत ज्यादा कट्टरपंथ है, यहाँ पे तुम लोकतंत्र नहीं ला रहे हो, लोगों के ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा दबा रहे हो, इस कारण से हम तुम पे हमला करेंगे। तो ये मेन कारण है। ठीक है, 3 कारण जो हम बताए वो मेन कारण है, और इस वजह से सब मिल के जो है ईरान पे हमला किया है। ठीक है, अब इस कारण ईरान के जो वहां पे राष्ट्र प्रमुख थे वो मारे गए हैं। अच्छा, ईरान में भी जो है ना इसका 2 तरह का वो देखने के लिए मिला है, 2 तरीके का आउटकम हो रहा है। पहले तो कुछ लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है, कि दूसरे देश का हमला हुआ है और हमारे देश के जो प्रमुख है मारे गए हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया था। अभी हालिया एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि ईरान जो है ना अभी कुछ दिनों के अंदर ही 30,000 से अधिक लोगों को मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि वो जो 30,000 से ज्यादा लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे ईरान में आजादी के लिए। आजादी मतलब वहां पे कुछ डेमोक्रेसी बहाल हो, लोगों को उनका मौलिक अधिकार मिल सके, महिलाओं पर जो अत्याचार है वो रुक सके। तो इन सब कारणों से लोग वहां पे वो विप्लव कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो ये 2 तरह का जो है ना वहां से आउटकम देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं एक तरफ लोग दुखी भी हैं, दूसरी तरफ लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, न्यूज वर्क में हम लोग बाबल मानदेव और हारमुज की इस खाड़ी देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट डे जो है मैप के थ्रू देखेंगे। आज बस इतना याद कर लीजिए कि बाबल मानदेव जो है ना वो रेड सी और अडन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, और ये क्षेत्र जहां पे ये सब बम हमला हो रहा है वो पेट्रोलियम संसाधन से भरपूर देश है। तो अगर इन क्षेत्रों में कहीं पर भी जब इस तरह की स्थिति होती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, और जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो वो यातायात को प्रभावित करता है, एनर्जी सेक्टर को प्रभावित करता है पूरी दुनिया में, जिसके कारण पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है और स्थिरता आती है। ठीक है, तो भारत पर भी इसका प्रभाव कुछ दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से कुछ बिहार की न्यूज है। कोइलवर में बनेगा विश्व स्तरीय खेल परिसर। देखिए ये सरकारी पहल नहीं है, ठीक है ना, एक प्राइवेट बॉडी है जिसका नाम है तख्तशिला एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है ना, तो इसके द्वारा जो है भोजपुर के कोइलवर में एक विश्व स्तरीय एकीकृत खेल परिसर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे आपको इंडोर और आउटडोर गेम वगैरह भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है पहल। ठीक है, कहाँ पे? भोजपुर के कोइलवर में। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इसको स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
10,000 लेने वालों ने रोजगार शुरू किया कि नहीं, जांच शुरू। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू किया गया था, चुनाव के समय जो है काफी चर्चा में भी रहा था ये योजना, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे न्यूज है कि ये चेक किया जाएगा कि जो महिलाओं को पैसा दिया गया था 10-10 हजार रुपया, वो महिलाएं इन पैसा को यूज कर रही हैं कि नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद आगे की राशि महिलाओं को दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बक्सर में 12,000 करोड़ में कोका कोला का जो बॉटलिंग प्लांट है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा 600 करोड़ मतलब 500 करोड़ का सीमेंट फैक्ट्री शुरू किया गया है। अब ये सीमेंट फैक्ट्री किस कंपनी की है? तो जेके सीमेंट है, ठीक है, जेके सीमेंट। और ये है कहाँ पे? तो बक्सर के ब्रह्मपुर में है, ठीक है, बक्सर के ब्रह्मपुर में। ये नाम भी याद रखिएगा, डीप में पूछ सकता है। इसके अलावा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट जो है ये नवानगर में है, ठीक है। तो ये दोनों बक्सर का क्षेत्र है। नवानगर के बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि ये बिहार का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है। इसके अलावा बिहार में 2 SEZ है, एक तो है आपको नवानगर में और दूसरा कहाँ है बताइए? कुमारबाग वेस्ट चंपारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 7 निश्चय योजना 2026 से 30 तक के लिए 5 वर्षों के लिए लाया गया था। तो ये 7 योजना कौन कौन से हैं इसको डिटेल में देखना है भाई, यहाँ से कभी भी सवाल बन सकता है, ठीक है। बाकी हम इसको आपको डिटेल में कराएंगे एक दिन, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल फिक्स है कि देखने के लिए मिलेगा। तो जहां से सवाल निश्चित रहेगा उसको हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में और डीप में देखेंगे। तो इसको बस इतना याद रखना है कि वर्तमान में तीसरा 7 निश्चय चल रहा है। पहला 2015 से 20 तक आया, दूसरा 2020 से 25 तक और अभी 25 से लेकर 30 तक आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये वही युद्ध वाला है, तो इसको हमने डिस्कस कर रखा है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मैप वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये ईरान दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इजराइल है, इजराइल हमला किया। और यूएसए तो पता ही आपको बाहर से आया है, दूर से। अब यूएसए जो है ना दूर से तो आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगहों पे अपना सैन्य ठिकाना बना के रखा है। कहाँ कहाँ बनाया है? जॉर्डन में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में, कतर में और यूएई में। इन जगहों पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है, ठीक है। और ईरान जो है वो इजराइल पर तो हमला किया ही है, इसके अलावा इन सब जगहों पर भी हमला किया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा ये मैप थोड़ा छोटा है, नहीं तो हम बताते। ये देखिए ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ पे यहीं पे हरमुज की खाड़ी है, ठीक है। हरमुज जल डमरू मध्य है, ठीक है, इधर। इसके अलावा यहाँ पे जो मैप थोड़ा छोटा है, लेकिन इस जगह पे जो एक स्ट्रेट बनेगा ना, इसको बाबल मानदेव के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको लाल सागर है, रेड सी है। यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। इसके बीच में पनामा नहर है, ठीक है। पनामा है कि स्वेज है? स्वेज है ना, स्वेज कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वेज कैनाल है जो रेड सी और मेडिटेरेनियन को जोड़ता है। फिर रेड सी को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पे है बाबल मानदेव और ये हरमुज की खाड़ी है, ये अभी हम आपको बताएं। यहाँ पे अलग अलग देशों का सैन्य ताकत दिया गया है। ये अमेरिका है, यहाँ पे इजराइल है, 16वें नंबर पे ईरान है। क्लियरली देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल जो आपसी प्रतिद्वंदी है, इसका क्षेत्र भी देख सकते हैं, आसपास का ही देश है। तो एक ही क्षेत्र में जब 2 सुपर पावर डेवलप हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को खटकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब ईरान के मिसाइल के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि ईरान पर दोनों देश मिलकर तो हमला कर दिया है, तो क्या ईरान के पास भी इतना ताकत है कि वो दोनों देश को एक साथ टैकल कर पाए? तो वही कह रहा है कि ईरान की मिसाइलें जो है ढाल ही हैं, सिर्फ की तलवार हैं। ढाल मतलब क्या कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो केवल उसको बचाने के लिए है, या फिर वो रियलिटी क्या कहते हैं उसको, हमला भी कर सकता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है ढाल है या तलवार। यहाँ पे कुछ जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का नाम दिया गया है ईरान के, जैसे पहला है सेजिल, दूसरा है इमाद, गदर, सहाब, ठीक है। ये सब जो है आपको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। किसी को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का अंतर पता है तो बताइए? बैलिस्टिक और क्रूज बताइए क्या होता है बैलिस्टिक और क्रूज? शॉर्ट रेंज कौन सा है, लॉन्ग रेंज कौन सा है, कम दूरी तक कौन जाएगा? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक है। नहीं 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 मैम, बैलिस्टिक जो है ना ये लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है। और हाँ ये शॉर्ट रेंज होता है। देखिए बैलिस्टिक मतलब क्या होगा ना कि वो एक क्षेत्र से बहुत दूर तक जाएगा,
ठीक है, बहुत दूर, कम से कम 1000 किलोमीटर से दूर जाने वाला जो होगा ना, उसको बैलिस्टिक कहते हैं। और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ऊपर उठता है, अपर एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर नीचे गिरता है। क्रूज क्या होता है, समथिंग 200, 300, 400, 500, 700 इतने कम रेंज में जाता है। और इसकी खासियत क्या है, 100 किलोमीटर के अंदर भी दाग सकता है। तो अब इसका क्या है ना कि बहुत ऊपर जाने की जरूरत इसको नहीं होती, तो ये क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर इस तरीके ट्रैवल करता है और फिर हमला कर देगा इधर उधर, जहां आप टारगेट सेट करेंगे वहां। तो बैलिस्टिक पैराबोलिक यूज करता है, बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, और ये जो है आपको क्रूज मिसाइल, ये शॉर्ट रेंज है और ये पैरेलल जो है ना वो रास्ता फॉलो करता है। ठीक है, बैलिस्टिक और क्रूज याद रखना है। उन कुछ नाम भी याद रखिएगा। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाम क्या है, तो अग्नि सीरीज का जितना भी मिसाइल आता है ना, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि प्राइम, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है और लॉन्ग रेंज का है। ठीक है, इसी में जो है ना, जो मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाला होगा उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जो भी 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा पाएगा वो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, उस क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है, तो उस क्षेत्र जो है खाड़ी देशों का क्षेत्र है और भारत का बहुत बड़ा आबादी, बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है इन देशों में रहता है। ठीक है ना, तो लगभग यूएई में 40 लाख लोग रहते हैं, सऊदी अरब में 27 लाख लोग रहते हैं। कुल मिलाकर उस क्षेत्र में 90 लाख लोग हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। तो आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकता है कि खाड़ी देशों में आपको बढ़ते क्रम में लगाना है कि कौन से देश में कितने भारतीय रहते हैं। तो सबसे ज्यादा आप यूएई लगाएंगे, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये, और इस तरह का क्वेश्चन पहले बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध के बारे में बताया गया था, तो ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान है इस तरीके से। अच्छा, और वहाँ ये जो क्षेत्र इंडियन रहते होंगे जी, इस युद्ध में अगर मारे जाते हैं तो उनको क्या होगा? क्या होगा, युद्ध में मारे जाएंगे तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, आप क्या बताएंगे। सिविलियन अगर अगर मतलब इंडियंस हैं, अगर वो सिविलियन में ही आएंगे ना, हाँ, तो उनका क्या गलती है? अगर वो मारे जाते हैं तो उसके लिए वहाँ की सरकार कुछ करती है? सरकार कुछ नहीं क्या करेगी करेगी भाई, अभी तो एक थोड़ा- मरा भी है ना इंडियन हाँ हाँ जी, क्रू मेंबर। ज्यादा समस्याएं होंगी तो फिर सरकार कोई ऑपरेशन शुरू करेगा जिससे वो वहां से भारतीयों को लाएगा। जैसे हाँ। वहां यूक्रेन रशिया में हुआ था, है ना, सूडान में हुआ था, अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार आया था ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था। इस तरीके से कुछ करेगा। अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि कम संख्या में लोग थोड़ी रह रहे हैं, 90 लाख लोग हैं, कैसे ला पाएगा इतना लोगों को। तो वहीं सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल्स पढ़िएगा तो बताया गया है कि विदेश मंत्री जो हैं वो संबंधित देश के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। इसके अलावा उस देश में जो वहां पे भारत का एम्बेसडर है या एम्बेसी है, उसको खास गाइडलाइन जारी किया गया है ना, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं, जहाँ कुछ समस्या होगा वहां डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यही सब चीज कर सकता है। ठीक है भाई, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम google.com है, आपका असली नाम क्या है? अरे सर, हम जीतू हैं एक्चुअली, दूसरा आईडी से लॉगिन अच्छा, है। ठीक है भाई, ये लैपटॉप बाप से रे। करते हैं तो google.com रहता है। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं भाई, चलिए ठीक है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे बात हो चुकी थी, डूडंट लाइन कहते हैं इसको। कब आया था, 1893 में। ठीक है, अब कारण बता दिए थे, पहला तो ये डूडंट लाइन ही कारण है, उधर का आदमी इधर आ जाता है, इधर का आदमी उधर चला जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार जब आया तो यहाँ के लोग जो तालिबान से घबराए हुए थे वो धीरे धीरे पाकिस्तान में एंटर करना चाह रहे थे। फिर पाकिस्तान सरकार से जो लोग परेशान है वो धीरे धीरे अफगानिस्तान घुसना चाहते हैं। पहला कारण तो ये है कि सीमा समस्या है। दूसरा समस्या क्या है, ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले ये समझ लीजिए कि जो तालिबान सरकार है ना, उसको पाकिस्तान शुरू में बहुत हेल्प किया और पाकिस्तान को लग रहा था कि हम भी मुसलमान तुम भी मुसलमान, है कि नहीं, तो साथ में काम करेंगे, मजा आएगा। लेकिन तालिबान जो है भाई, उसका अपना भी तो समस्या है, आर्थिक समस्याओं से भी तो गुजरेगा। तो ये धीरे धीरे जो है ना अपना नीड वगैरह पूरा करने के लिए अलग अलग देशों के साथ जो है वो सहयोग करने लग गया। तो उसी क्रम में जो है अफगानिस्तान में पहले से भारत बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसा खर्चा किया था, तो भारत जो है खुला वो दे दिया कि हम जो है अभी भी आपको हेल्प करेंगे,
भले ही तालिबान को भारत सरकार मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी बोला कि हम आपको आर्थिक रूप से मदद करेंगे, मानवीय पहलुओं पर मदद करेंगे। फिर तालिबान के जो विदेश मंत्री थे हाल ही में, उनका भी भारत दौरा हुआ था, तो दोनों देशों के बीच फिर संबंध बढ़िया होने लग गया। अब ये बात अब पाकिस्तान को पसंद नहीं है, तो इस कारण से भी जो है अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, ये देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वहां पे अभी तो एक चुनी हुई सरकार है कि नहीं, भले ही जैसी भी हो, लेकिन इलेक्शन के द्वारा ही चुनी गई है। लेकिन वहां पर क्या है ना कि जैसे तालिबान का सरकार जो है, अफगानिस्तान में जो तालिबान है, वो वहां के चुने हुए सरकार को हटाकर खुद सत्ता पे काबिज हो गया। इसी तरह से ना पाकिस्तान में भी एक संगठन है जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, नाम क्या है? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब ये क्या कह रहा है ना, ये कोशिश करता है कि जिस तरीके से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया है, उसी तरीके से हम लोग भी जो है ना पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। अब भाई ये तो एक समस्या हो गया पाकिस्तान की सेना के लिए भी और पाकिस्तान की चुने हुए सरकार के लिए भी। तो इस कारण से भी जो है समस्याएं बढ़ रही है। और पाकिस्तान का कहना है कि जो तहरीके तालिबान है ना, इसको अफगानिस्तान के तालिबान वाली जो सरकार है वो हेल्प करती है कि नहीं। तो इन सब कारणों से जो है ये युद्ध चल रहा है। ठीक, चल थोड़ा स्पीड में निकालते हैं भाई। जांच एजेंसी, आपको पता होगा केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, और बड़ी कर दिया गया है, हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। उसके बाद से पीएमएलए और पीसीए एक्ट जो है ये चर्चा में है। पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और पीसीए है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक टर्म है, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्री मतलब होता है दाग हटाना, दाग धब्बा हटाना। ठीक है, मनी लॉन्ड्री मतलब क्या हुआ कि ब्लैक मनी जो है ना, इसको दूसरे देश में जाकर या कुछ इस तरीके से उसको प्रोसेस करना कि मनी जो है ना ब्लैक वो सफेद हो जाए, यही होता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, किसी दिन टाइम रहेगा तो हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। यहाँ से जो है प्रीलिम्स मेंस के लिए जो कुछ कोटेशन है, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्च का था। और 2 मार्च में बहुत कम न्यूज है, तो इसको रहने देते हैं। 2 मार्च का हम लोग थोड़ा मेंस शुरू करते हैं, ठीक है ना, चलेगा? ठीक है, 2 मार्च की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको देख रहे हैं। पहला न्यूज है जीएसटी संग्रह फरवरी में 8.1% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ठीक है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है ना, तो इसको पता रखना है। हमारे बीपीएससी या जो दरोगा वगैरह का भी जो एग्जाम होता है उसमें पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से भी हाल फिलहाल में देखा गया है कि ग्रोथ रेट पूछ रहा है, जीएसटी के बारे में पूछ रहा है, या फिर फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब जीएसटी है क्या? तो जीएसटी जो है वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया 2017 में 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। अब संविधान के अनुच्छेद 279A में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा जीएसटी के स्लैब्स में लास्ट ईयर जो है ना चेंजेस किए गए थे। पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इसको हटाकर जो है मात्र 3 स्लैब रखा गया है। पहला 5% का, दूसरा 18% का। मेनली यही है। और 40% वाले में जो है ना बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण चीजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो तंबाकू, निकोटीन, सिगरेट वगैरह है उसको भी 40% में रखा गया है। तो वर्तमान में यही 3 रेट चल रहा है, 5, 18 और 40 वाला। ठीक है, तो जीएसटी याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं बताइए? तो जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं बताइए? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मेरी आवाज जाती है आप लोगों को? सो रहे हैं आप लोग? क्या समस्या क्या है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, ठीक है। हाँ, क्या सब लोग जवाब नहीं देते हैं? क्या समस्या है? देखिए, भारत पर व्यापक आर्थिक असर संभव, वही बात है जो आप लोगों को बताए थे। यहाँ देखिए हार्मुज स्ट्रेट दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आपको बताए थे। यहाँ पे बाबल मानदेव है। इस क्षेत्र में अगर कोई भी गतिविधि होती है तो पेट्रोलियम वगैरह का जो है दाम बढ़ जाता है, पेट्रोल से व्यापार पर असर पड़ता है, ऊर्जा पर असर पड़ता है, इससे महंगाई बढ़ने के आसार होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? महिला रोजगार योजना अगली किस्त देने के लिए सर्वे शुरू। ये बता चुके हैं आपको कि सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद जो है अगला किस्त दिया जाएगा। गौरव दिवस के रूप में मना नीतीश कुमार का जन्मदिन। पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, कोइलवर में 70 एकड़ में पहल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। ठीक है, अभी बताए थे आपको कोइलवर कहाँ पे है? भोजपुर में 70 एकड़ में जो है ये बनाया जा रहा है। आपको ये बताना है
ठीक है, कि ये जो है ना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है, नाम बताइए। तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सरकारी नहीं है, इसको भी याद रखना है। वैश्विक अस्थिरता का गहराता संकट, वही बात है, हाल फिलहाल में जो नए नए मोर्चे खुल गए युद्ध के, पहले से रशिया यूक्रेन चल ही रहा था, इसके अलावा अभी इजराइल ईरान अमेरिका वाला हो गया है, अमेरिका बहुत सारा टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका चीन के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है, टैरिफ वॉर चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी दुनिया जो है आर्थिक संकट के तौर से गुजर रहा है। 16th फाइनेंस कमीशन, इसके हवाले से न्यूज है, इसके अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। राज्यों का हिस्सा कितना दिया गया है बताइए, कितना % दिया गया राज्यों को, 41%। 41%। और नया एक स्लैब जोड़ा गया है, उसका नाम है राज्यों का केंद्र के जीडीपी में योगदान। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, 10% उसको दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ कोटेशंस दिए गए हैं, धर्म मानवता का प्राण है, क्योंकि अभी युद्ध वगैरह चल रहा है तो इस तरह का कोट आ रहा है। दूसरा कह रहा है युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, यह केवल तय करता है कि कौन बचा है। ठीक है, सही गलत तो सही में नहीं पता चलता है, अंत में कौन बच जाता है ना, बस यही पता चलता है। तो इस तरीके से हमारा जो है 2 फरवरी का करंट अफेयर्स भी खत्म होता है। आज बहुत कम ही न्यूज और रिपीटेड न्यूज ही थे, इसलिए ज्यादा नहीं है, बाकी हम लोग 3rd वाला देखेंगे कल जब आएगा। ठीक है।